मनी पटियाला शहर में रहने वाला एक व्यक्ति है। एक दिन मनी किसी काम से अपने घर के पास वाले मॉल में कुछ खरीदने जाता है और जैसे ही वो सामान खरीदकर निकलने लगता है तो मॉल का मैनेजर उसे कहता है, सर, आप हमारे लकी कस्टमर हैं, इसीलिए आपको हमारे आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है जी, वो भी फ्री में। आप अपने साथ अपना एक कोई भी दोस्त लेकर जा सकते हैं, उसको भी ये सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अरे सर, धन्यवाद। सर, आपका ये होटल कहाँ पर है? ओ सर, हमारा होटल गोविंदगढ़ में है। सर, आपको आज ही गोविंदगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि ये ऑफर शुरू हो चुका है। जी सर, मैं अभी ही आधे घंटे में गोविंदगढ़ के लिए निकल जाता हूँ, ठीक है? मनी मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मनी अपने साथ चलने के लिए अपने बहुत ही अच्छे दोस्त हनी को फोन करता है। और भाई हनी, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। भाई तू सुना, तूने मुझे आज कैसे याद किया? मुझे ना एक गोविंदगढ़ के आलीशान होटल में 3 दिन और 2 रातें रुकने का मौका मिला है, और वो भी फ्री में। और मैं अपने साथ अपना कोई भी एक दोस्त लेकर जा सकता हूँ। क्या तू चलेगा मेरे साथ? अरे भाई, नेकी और पूछ कब निकलना है बोल। बस भाई, तू पैकिंग कर ले, आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ बस, मैं जल्दी से पैकिंग करके तेरे घर पर आता हूँ। जल्दी आजा भाई, आज तो अपने मजे है। हनी अपनी पैकिंग करके मनी के घर पहुंच जाता है। मनी के घर पहुंचते ही वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर गोविंदगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। जब दोनों गोविंदगढ़ के आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे भाई, ये अचानक बिन मौसम बरसात कैसे शुरू हो गई? अभी कुछ देर पहले तो मौसम अच्छा खासा साफ था। पता नहीं भाई, आज मौसम को क्या हो गया है। पर तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरा भाई है ना तेरे साथ। देख तुझे कैसे चुटकियों में मैं गोविंदगढ़ पहुंचाता हूँ। अरे भाई, जब तू मेरे साथ है तो फिर काहे की चिंता। थोड़ा सा आगे जाते ही दोनों सहोली नाम के गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। अरे भाई, अब ये इस गाड़ी को क्या हो गया? पता नहीं भाई, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले ये बिन मौसम बरसात और अब ये गाड़ी बंद पड़ गई। अब भाई क्या करे? आसपास तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और रात भी होने वाली है। क्यों ना आज रात इसी गांव में कोई रहने की जगह देखकर रुक जाए। हाँ, अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। दोनों अपने आसपास देखते हैं। उन्हें एक व्यक्ति वहां से जाता हुआ दिखाई देता है तो मनी उससे पूछता है कि अरे भाई सुनो, यहाँ आसपास कोई रहने की जगह है क्या जहाँ पर हम दोनों रात गुजार सके? यहाँ पर रहने के लिए एक होटल तो है, पर वहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो होटल में कहा जाता है कि अक्सर मुर्दे दिखाई देते हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। अरे भाई, क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो? ये मुर्दे वुर्दे भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। अगर तुम लोगों को मरने का शौक है तो जाओ, मुझे क्या, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो वो होटल दिख जाएगा। इतना कहते ही वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। चल यार मनी, हम चलते हैं। ये तो मुझे कोई पागल लग रहा था। उस व्यक्ति की बातों को अनदेखा करके दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं और जाते ही वहां के मैनेजर से अपने लिए कमरा बुक करने के लिए कहते हैं। सुनो मैनेजर, हम दोनों को आज की रात यहाँ पर गुजारनी है, तो हम दोनों के लिए एक ही कमरा बुक कर दो। और कितने रुपए में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? हमें सिर्फ आज रात के लिए ही चाहिए। सर, यहाँ पर रहना और खाना पीना सब कुछ फ्री है। दोनों मैनेजर की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके कमरे की चाबी देता है और उनके सामान को पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को बुलाता है। वो आदमी लंगड़ाते हुए मैनेजर के पास आता है और उन दोनों के सामान को उठाकर उनके कमरे तक पहुंचा देता है।
उस मैनेजर को देखकर और वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को देखकर मनी को अजीब सा लगता है। जब दोनों कमरे में बैठे होते हैं तो मनी कहता है कि यार हनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मतलब कि उस मैनेजर के हाव भाव, इस होटल में काम करने वाले अजीब से कर्मचारी, और उस मैनेजर ने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए। अरे यार, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में लोग ऐसे ही होते हैं। चल, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं मैनेजर को बोल देता हूँ कि हमारे लिए कुछ खाने को भेज दे। हनी खाने के बारे में बोलने के लिए मैनेजर के पास जाता है। सुनो मैनेजर, हमें भूख लगी है। जल्दी से हमारे खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीजें भेज दो। जी मालिक, मैं आपके लिए आज ऐसी चीज भेजूंगा जो आपने कभी भी नहीं खाई होगी। हाँ, जल्दी से भेज दो, हमें बहुत भूख लगी है। जी, भूख तो हमें भी बहुत लगी है। आप खाएंगे तभी तो हम खा पाएंगे। क्या मतलब? मालिक, थोड़ी ही देर में आप सब कुछ समझ जाएंगे। आप अपने कमरे में रुकिए, मैं आपके लिए खाना भेजता हूँ। हनी अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद होटल का वेटर उन दोनों के लिए खाने के लिए एक डिश लाता है। वो डिश एक बर्तन से ढकी हुई थी। इसमें क्या है? इसमें आपके लिए खाना है। आप इसे देखेंगे तो हमेशा के लिए याद रखेंगे। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला जाता है। जब मनी डिश को देखने के लिए बर्तन को वहां से हटाता है तो वहां पर एक लड़की की कटी हुई गर्दन पड़ी होती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। ये क्या है? मुझे शुरू से ही इस होटल में कुछ अजीब सा लग रहा था। तू ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ भाई, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब क्या करें? करना क्या है? भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर। दोनों अपना सामान उसी कमरे में छोड़कर भागने लगते हैं और भागते हुए होटल के हॉल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। अरे भाई, कहाँ मुफ्त के चक्कर में फंस गए? अरे बातें करना छोड़ और भाग यहाँ से, वरना इन लाशों की तरह हम भी लाश बन के पड़े होंगे। दोनों होटल के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहीं पर खड़ा होता है। मैनेजर पूरी तरह से एक चलते फिरते मुर्दे में बदल चुका था। मैनेजर, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हनी, लगता है ये मर चुका है और मरने के बाद ज़ोंबी बन गया है। अब इस तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा, नहीं तो ये हमें अपनी तरह बना देंगे। जैसे ही दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां से कुछ और मुर्दे आ जाते हैं और वो हनी और मनी दोनों को चारों ओर से घेर लेते हैं और मौका पाकर मैनेजर हनी पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। हनी! अरे मैनेजर, तुमने ये क्या किया? मेरे दोस्त पर हमला क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मनी, मेरे दोस्त, मुझे बचा ले इन मुर्दों से, नहीं तो ये मुझे जान से मार देंगे। जैसे ही मनी हनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही मैनेजर उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और देखते ही देखते मनी वहीं पर मर जाता है। फिर मैनेजर दोबारा हनी पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे भी मार देता है। फिर अगली सुबह होटल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुछ मुसाफिर उस होटल में रुकने के लिए आते हैं। जैसे ही होटल का दरवाजा खुलता है, वो वही मैनेजर जो ज़ोंबी बन चुका था, वो एकदम ठीक हो जाता है और उन मुसाफिरों का स्वागत करता है। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे इस आलीशान होटल में। हम आपको ऐसी सर्विस देंगे जैसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी। जैसे ही मुसाफिर अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ ठीक होता है। ना ही कोई लाश होती है और ना ही खून की एक बूंद वहां पर होती है।
और हनी और मनी, जिन्हें मुर्दों ने मिलकर मार दिया था, वो भी एकदम ठीक होते हैं और उसी होटल में कर्मचारी बनकर साफ सफाई कर रहे होते हैं। ऋषिकेश शहर में रहने वाले पुलकित के परिवार में उसकी माँ रचना, पिता प्रदीप, चाचा रंजन और चाची प्रिया थे। वैसे तो उनका परिवार देखने में हर दूसरे परिवार की तरह नॉर्मल लगता था, लेकिन उनके परिवार में एक गहरा राज छुपा हुआ था। एजी, 3 महीने बाद पुलकित का 20वां जन्मदिन होने वाला है। तो क्या मतलब, आप भूल गए क्या? अरे हाँ, 20वें जन्मदिन से पहले हमें उसकी शादी करानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। बहुत कम समय बचा है, जल्दी से उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। कुछ महीने में उसका 20वां जन्मदिन आ रहा है ना। 20वां नहीं, 19वां। आप लोगों को अपने ही बच्चे की जन्म तिथि याद नहीं रहती है। 19वां? हाँ दीदी, 19वां ही तो है। पुलकित का जन्म 2005 में हुआ था और अभी 2024 चल रहा है, तो 19 ही हुआ ना। अरे हाँ, मेरा तो आजकल दिमाग ही काम नहीं करता है। चलो अच्छी बात है, अब हमारे पास और टाइम है पुलकित के लिए लड़की ढूंढने का। पुलकित दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। वो उन लोगों के पास आया और बोला, माँ, पापा, मैं आपकी बातें सुन रहा था और मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं 25 साल से पहले कोई शादी वादी नहीं करूँगा। पुलकित, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे खानदान पर एक भयंकर श्राप है। श्राप? ये सब तो फिल्मों में होता है चाचा। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारे दादा के छोटे भाई के साथ ये हो चुका है। अगर खानदान के मर्द 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं करते तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा, पहली बात तो मैं इन सब बेतुकी बातों पर यकीन नहीं करता, और दूसरी बात, अभी तो मेरा 19वां जन्मदिन आने वाला है। बाद में देखेंगे क्या करना है, अभी सब ठीक है। पुलकित हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल देता है और उसके घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि श्राप क्या कर सकता है। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और पुलकित का 19वां जन्मदिन आ गया। वो अपने दोस्तों समीर, रवि और काजल के साथ पहाड़ों पर पार्टी करने के लिए निकल गया। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मैंने सुना है तू 20+ हो गई। जन्मदिन मुबारक पुलकित। थैंक यू। चारों लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर अचानक चारों ओर का मौसम बदलने लगा। अरे, ये अचानक इतनी ठंड क्यों लगने लगी? यार, ये पहाड़ों का मौसम है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं। तभी अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। समीर ब्रेक मारता है। तुम लोगों ने सुना? वो आवाज क्या थी? भाई, मुझे लगता है कि कोई बाहर है। पुलकित, ये क्या हो रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे रुको, मैं देखता हूँ। पुलकित कार से बाहर उतरता है और चारों तरफ देखता है। कहीं कुछ नहीं था, पर तभी अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। पुलकित गाड़ी की तरफ बढ़ा, पर तब तक गाड़ी चल दी और सीधे खाई में जाकर गिर गई। नहीं! समीर, काजल, रवि! वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक कोई आकर उसे हिलाता है। वो समीर था। क्या हुआ पुलकित? तू चिल्ला क्यों रहा है? तू तो हल्का होने उतरा था ना? क्या? मैं चल वापस गाड़ी में बैठ, चल। वो कंफ्यूज सा गाड़ी में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुँचे। वो पूर्णिमा की रात थी। समीर और रवि पार्टी के सेटअप में लग गए और काजल चांदनी एंजॉय करने लगी। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा लग रहा है। हाँ, सच कहा। पुलकित का 20वां जन्मदिन यादगार रहेगा। हाँ, पर पता है, मैंने घर वालों को बताया ही नहीं है कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है। उन्हें लगता है कि ये 19वां है। क्या? लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? अरे, उन्हें पता चलता कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है
तो वो आज ही मेरी शादी करा देते, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे खानदान के मर्दों पर एक श्राप है कि अगर हमारे 20वें जन्मदिन से पहले शादी नहीं हुई तो कुछ बहुत बुरा होता है। क्या सच में ऐसा है? अरे वो तो बड़ों की बेतुकी बातें हैं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। सभी जोर से हंसने लगते हैं और पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं। पुलकित केक रखता है और मोमबत्तियां जलाने लगता है। तभी काजल कहती है, अरे ये चांदनी कम क्यों हो रही है? सब आसमान की ओर देखते हैं। चांद पर धीरे धीरे एक साया सा पड़ रहा था। ये तो चांद पर ग्रहण लग रहा है, पर आज तो ग्रहण की कोई खबर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक तेज हवाएं चलने लगती है। मोमबत्तियों की लौ बुझ जाती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है और तभी एक भयानक चीख सुनाई देती है। ये आवाज कैसी थी? मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है, चलो केक काटते हैं। जैसे ही पुलकित केक काटता है तो केक में से खून निकलने लगता है और खून के साथ निकलते हैं बहुत सारे कीड़े। ये क्या? कहीं तेरे खानदान की वो श्राप वाली बात सच तो नहीं है? ये सुनकर सबकी हलक सूख जाती है। उसी पल अचानक पूरी तरह अंधेरा हो गया। उन लोगों ने मुंह उठाकर देखा तो पूरे चांद पर ग्रहण लग चुका था और फिर सामने की झाड़ियों के बीच से एक अजीब सा क्रीचर प्रकट हुआ। वो क्रीचर बेहद डरावना था। उसका चेहरा इतना भयानक था कि ये समझना मुश्किल था कि उसकी आंखें और नाक कहाँ है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। ये क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रीचर एक भयानक आवाज में बोलता है, मैं इस खानदान पर लगे श्राप का दूत हूँ और मैं पुलकित को पाताल ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पुलकित के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं नहीं, तू असली नहीं है। वो क्रीचर और पास आता है। उसकी लंबी भयानक उंगलियां पुलकित की ओर बढ़ती है। मैं असली हूँ और तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ, क्योंकि ये तेरे खानदान का श्राप है। तेरे 20वें जन्मदिन पर तेरे साथ यही होना था। नहीं, हम तुम्हें पुलकित को ले जाने नहीं देंगे। भागो सब लोग यहाँ से। सब पुलकित को बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रीचर उसके सामने अचानक प्रकट हो जाता है। मुझे सिर्फ पुलकित चाहिए। अगर तुम उसे मेरे हवाले कर दो तो मैं बाकियों को छोड़ दूंगा। हम उसे तुम्हें नहीं देंगे। वो लोग पास में पड़े पत्थर उठाकर उस क्रीचर पर फेंकने लगते हैं। पत्थर क्रीचर को लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर होता इसके बजाय वो क्रीचर और गुस्से में आ जाता है। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? अचानक क्रीचर रवि की ओर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ मुझे पुलकित, भाग, जल्दी भाग। नहीं, रवि को छोड़ दे। वो क्रीचर रवि को ऊपर उठाकर खाई के किनारे की ओर ले जाता है। रवि की चीख गूंजती है और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। पुलकित, समीर और काजल जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो क्रीचर उन्हें हर तरफ ढूंढ रहा था। वो हमें ढूंढ रहा है, अब क्या करें? पुलकित हड़बड़ाते हुए फोन निकालता है और जल्दी से अपने घर पर फोन लगाता है। फोन बजता है और दूसरी तरफ रंजन की आवाज आती है। हेलो, मुझे पता है कि आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है, पर जब तुम मरोगे तभी तो ये पूरा घर मेरा होगा। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा कहाँ हैं? रंजन ने हंसते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? क्या कहा चाचा जी ने? रंजन चाचा यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। उन्हें पता था कि आज मेरा 20वां जन्मदिन है, पर मैं मरूंगा तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। हमें अब उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। कुछ देर चुप्पी छा जाती है, लेकिन फिर उस क्रीचर की आवाजें करीब आने लगती हैं। अब क्या करें समीर? पुलकित, अगर काजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। शायद यही इसका समाधान हो। अगर इससे तुम्हारी जान बचती है तो मैं तैयार हूँ।
हमें यहाँ से निकलकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ ये शादी हो सके। तीनों जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगते हैं। समीर, काजल और पुलकित भागते हुए आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। काजल और पुलकित को जल्दबाजी में 7 फेरे लेने के लिए तैयार किया जाता है। समीर आग जलाता है। आग जल गई है, जल्दी करो, जल्दी फेरे पूरे करने। पुलकित और काजल फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी हवा अचानक और तेज हो जाती है और आग बुझ जाती है। क्रीचर वहां अचानक धमाके के साथ प्रकट होता है। उसकी भयंकर आंखें और टेढ़ा मेढ़ा शरीर उनके रोंगटे खड़े कर देता है। शादी करने का समय निकल चुका है। वो क्रीचर पुलकित के पास आता है। तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है इंसान? मेरे दोस्तों को छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं होगा। अचानक जमीन में एक बड़ी दरार पड़ती है। धरती फटने लगती है और उसके भीतर से एक गहरी खाई प्रकट होती है। क्रीचर उसे खाई की ओर खींचने लगता है। अब तू मेरे साथ चलेगा, पाताल लोक में, मेरे लोक में। नहीं! पुलकित का शरीर क्रीचर के साथ धीरे धीरे पाताल में समा जाता है। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सुंदर दिखती हैं और सुंदर चीजों को हर कोई या तो अपने साथ रखना चाहता है या साथ ले जाना चाहता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी ही हो? वो बुरी भी हो सकती है। पेशे से शिल्पकार गोविंद उस चमकते पत्थर को एक मनमोहक अप्सरा के रूप में तराशने लगता है। दीवार घड़ी रात के 12 बजने का इशारा दे देती है, मगर समय की परवाह न करते हुए गोविंद अपने काम को पूरा करने में लगा रहता है। करीब 1:45 बजे गोविंद उस पत्थर को खूबसूरत अप्सरा में तराश कर आराम करने चला जाता है। लेकिन कुछ काम पूरा होते ही एक नई कहानी को जन्म दे डालते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब मैं लोगों की चोटियां काटूंगी और 100 चोटियां काटते ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति वाले शरीर से छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन गोविंद अपनी बनाई मूर्तियों को बेचने बाजार जा पहुंचा, जिनमें चुड़ैल मूर्ति भी शामिल थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, अरे एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्ति ले लो। अरे भैया, ये अप्सरा वाली मूर्ति तो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत होगी क्यों नहीं, आखिर हम जो बनाए हैं। वैसे इसकी कीमत क्या है? रामू मूर्ति वाले को पैसे दे देता है और मूर्ति लेकर वहां से चला जाता है। मूर्ति लेकर रामू अपने घर पहुंचता है, जहां रामू की पत्नी धनिया दरवाजा खोलती है और उसकी नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है, कहाँ से मिली? बाजार से आ रहा था तो एक मूर्ति वाला दिख गया। उसकी यह मूर्ति मुझे बहुत पसंद आ गई, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। मैं इसे हॉल में सजा कर रखूंगी, कैसा लगेगा? घर की मालकिन तो तुम ही हो, तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां रखो। धनिया मूर्ति को हॉल में सजाकर रखती है। मूर्ति से भयानक चुड़ैल बनते ही चुड़ैल शिकार की तलाश में बाहर निकलकर मोहल्ले में एक ऐसे घर जा पहुंचती है जिसकी खिड़की खुली थी।
अंदर झांकने पर चुड़ैल को लंबी चोटी वाली एक औरत सोती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चुड़ैल मुस्कुरा उठती है। सुबह होते ही अपनी चोटी कटी देखकर वो औरत पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती है। हाय रे मेरी चोटी, किसी ने मेरी सुंदर लंबी चोटी काट ली। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। हाय रे मेरी चोटी। जानकी बहन, रो मत, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? शहर की लड़कियों को होता होगा शौक छोटे बालों का, मुझे नहीं है। कितनी मुश्किल से चोटी बढ़ाई थी मैंने। हाय रे मेरी चोटी, हाय रे मेरी चोटी। मूर्ति के चुड़ैल रूप में आते ही वो घर से बाहर जाने ही लगती है कि दूसरे कमरे से आती खर्राटों की आवाज सुनकर चुड़ैल उस कमरे में झांकती है। उसे वहां गहरी नींद में सोया हुआ रामू खर्राटे मारता हुआ दिखाई देता है और उसके बगल में सोई हुई धनिया। इसकी चोटी तो बहुत लंबी और सुंदर है, मैं इसे अभी छोटी कर देती हूँ। ये कमबख्त औरत, ये तो नींद से जाग गई। अब मैं इसकी चोटी कैसे काटूंगी? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चुड़ैल मोहल्ले में शिकार की तलाश में पहुंचती है। जल्द ही उसे उसका शिकार मिल जाता है। इस औरत की चोटी भी कितनी लंबी और प्यारी है, इसे काटना तो बनता है। चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है और दांतों से पार्वती की चोटी काट लेती है। धनिया बहन, जानकी बहन, मेरी भी चोटी किसी ने रात में काट ली। पता नहीं मेरी चोटी को किसकी बुरी नजर लगी जो कट गई। अब ससुराल वाले मुझे बिना बाल के देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हे भगवान, मैं तो उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? पहले जानकी बहन और अब पार्वती बहन की चोटी किसी ने काट ली। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। लेकिन सवाल तो ये है कि चोटी काट कर ले जाने वाला आखिर चोटी का करेगा क्या? पूरे मोहल्ले में एक तुम ही बची हो जिसकी चोटी अभी तक सलामत है। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी चोटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रात में जहां एक ओर धनिया गहरी नींद में सो रही थी, वहीं रामू की आंखों में नींद की जगह एक गहरी सोच ने अपनी जगह बना रखी थी। मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, लेकिन धनिया की चोटी अब तक नहीं कटी। कहीं धनिया ही तो चोटी चोर नहीं? नहीं नहीं, मेरी धनिया ऐसा नहीं कर सकती। शक के बादल रामू के मन में उमड़ घुमड़ कर ही रहे थे कि तभी धनिया के शरीर में हरकत होने पर रामू अपनी आंखें बंद करता हुआ सोने का नाटक करता है। धनिया कैंची लेकर, मतलब महिलाओं की चोटी काटने वाली मेरी धनिया ही है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी धनिया इंसान नहीं चुड़ैल है।
रामू के घर से चुड़ैल को निकलते हुए जानकी भी देख लेती है। अपनी चोटी कट जाने के बाद से ही जानकी में रोष था, लेकिन जब गांव में और भी महिलाओं की चोटी कटने लगी तो उसने चोटी चोर को पकड़ने की ठान ली थी। चुड़ैल के नजर आते ही उसकी मेहनत सफल होती दिखाई देने लगती है। आज मैं एक नहीं, कम से कम 10 चोटियां काट के लाऊंगी। अच्छा, तो हम सबकी चोटी काटने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल है। लेकिन ये तो धनिया के घर से आई है। ओ राम जी, इसका मतलब धनिया बहन चुड़ैल है। तभी कहूँ मोहल्ले की सारी महिलाओं की चोटी कट गई, पर इस धनिया की चोटी क्यों नहीं कटी अभी तक। अगले दिन रामू काम खत्म कर शाम को घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हैरान परेशान जानकी उसे मिलती है और रात वाली बात रामू को बताती है। धनिया चुड़ैल है ये मुझे भी पता चला है जानकी बहन, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शमशान वाले बाबा से ये माला ले आया हूँ। इसे पहनते ही धनिया एकदम ठीक हो जाएगी। रामू की बात सुनकर जानकी की चिंता कम हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। जल्द ही सूरज देवता अस्त हो जाते हैं और चारों ओर रात का अंधेरा गिर जाता है। धनिया और रामू अपने घर में सो रहे होते हैं, मगर आधी रात होते ही रामू उठ खड़ा होता है और तकिए के नीचे रखी माला निकालकर धीरे से उसे धनिया के गले में डाल देता है। हे शमशान के बाबा, अब आप ही रक्षा करें। हे भगवान, तुम मूर्ति नहीं एक चुड़ैल हो। बिल्कुल सही पहचाना। इसका मतलब तुम ही वो चुड़ैल हो जो सबकी चोटी काटती है। हाँ, मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो सबकी चोटी काटती है। लेकिन अब तुम मेरी सच्चाई जान गए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी। धनिया, बचाओ बचाओ मुझे धनिया, इस चुड़ैल से हमको बचाओ। अब बचाओ धनिया, बचाओ हमें। धनिया धनिया बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे। बचाओ। छोड़ मेरे पति को, चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे पति को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? छोड़ उन्हें। ये चुड़ैल यहाँ कैसे आई? और मेरे गले में ये माला कहाँ से आई? धनिया, मैं जो अप्सरा वाली मूर्ति लाया था, ये उसी मूर्ति की चुड़ैल है और यही चुड़ैल सबकी चोटियां काट रही है। और ये जो माला तुम्हारे गले में है, ये मैंने ही तुम्हारे गले में डाली थी। मुझे लग रहा था कि चोटी काटने वाली चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ धनिया, मैं सच कह रहा हूँ। कल रात मैंने तुम्हें कैंची लेकर कमरे से जाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि चोटी काटने वाली चुड़ैल चोर तुम ही हो। लेकिन इसके सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पर मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ धनिया। छोड़िए भी, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना, लेकिन इसका क्या करना है ये सोचिए पहले। चुड़ैल लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। रामू और धनिया दरवाजे पर पहरा देते हुए वहीं बैठे बैठे कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह सूरज ने जैसे ही आंखें खोली, रामू और धनिया भी जाग उठे,
लेकिन कमरे से कोई आवाज ना आते हुए देखकर जिज्ञासावश रामू और धनिया ने दरवाजा खोला तो सामने खिड़की से सूरज की रोशनी में चुड़ैल वापस मूर्ति बन रही थी। रामू और धनिया को समझते देर ना लगी कि अब क्या करने में भलाई है। वो तुरंत दौड़े और उन्होंने मूर्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मूर्ति टूटकर बिखर गई। हम जीत गए धनिया। बहुत बढ़िया। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कब कौन सा रहस्य हमें हैरान और परेशान कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए सोच समझकर ही किसी भी चीज को अपने घर में लाइए। रामू और धनिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मूर्ति की चुड़ैल से बच गए। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना भी हो। एक गांव में एक डॉक्टर था जो बहुत ही अच्छा इलाज करता था। गांव का हर एक आदमी उसी के पास अपना इलाज करवाने के लिए जाता था। गांव में ही उसका छोटा सा क्लिनिक था। एक दिन भोजा नाम का एक आदमी अपनी बीवी को जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पर ले आया। उसकी बीवी का एक्सीडेंट होने के कारण बहुत खून बह रहा था और वो मरने की कगार पर थी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए, बहुत खून बह रहा है इसका। क्या हुआ इसे? इतना खून क्यों बह रहा है? साहब, हम कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जा रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत तेजी से आई और हम दोनों से टकरा गई। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, पर इसका बहुत खून बहने लगा, इसलिए मैं जल्दी से इसे आपके पास लेकर आया। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए प्लीज। अरे अरे, तुम शांत हो जाओ और रोना बंद करो, मैं देखता हूं। डॉक्टर ने भोजा की बीवी का इलाज करना शुरू कर दिया। भोजा बहुत ही घबराया हुआ था। डॉक्टर ने जैसे तैसे खून का बहना रोक दिया और जल्दी से भोजा के पास आया। देखो भोजा, मैंने खून को तो रोक दिया है, पर इसका पूरा इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। तुम्हें इसे शहर ले जाना होगा और बड़े अस्पताल में इसका इलाज करवाना होगा। साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर शहर ले जाते वक्त इसे कुछ हो गया तो? बात को समझो, यहाँ मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं इसका इलाज कर सकूं, और अगर इसे यही रखा तो शायद इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं साहब? मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। ये लो, ये कुछ पैसे रखो। जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए तो बाद में मुझे लौटा देना। अब जाओ, जल्दी करो, इसकी हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने दिए हुए पैसे लेकर भोजा अपनी बीवी को शहर ले जाने के लिए निकल पड़ा, पर गाड़ी में जाते जाते आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। भोजा वहीं अपने बीवी के पास जोर जोर से रोता रहा। उसी रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर से किसी ने आवाज दी, डॉक्टर साहब। इतनी रात को बाहर से आवाज आने के कारण डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक पल के लिए वो डर गए। अंधेरे में कोई कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर शरीर से वो एक आदमी जैसा लग रहा था। डॉक्टर ने उसे आवाज दी, कौन है? वो आदमी कुछ नहीं बोला। डॉक्टर और भी डर गए। डर की वजह से वो 2 कदम पीछे चले गए। मैं पूछता हूं, कौन है वहां? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चोरी के इरादे से आए हो तो चले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अचानक उस शांति को चीरते हुए एक आवाज आई, मैं चोर नहीं, भोजा हूं। भोजा, तुम हो? अरे मैं तो डर ही गया था, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीवी कैसी है? मेरी बीवी मर गई साहब। अरे पर यह हुआ कैसे? तुम तो उसे शहर ले गए थे ना? भोजा एकदम से उठा और चिल्लाते हुए डॉक्टर के सामने गया। शहर तक नहीं पहुंच पाई वो, रास्ते में ही दम तोड़ दिया उस बेचारी ने, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
भोजा गुस्से से पागल हो रहा था। उसके दिमाग पर खून सवार था। भोजा, तुम शांति से बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। और ये मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई। अगर तुमने यहाँ उसका इलाज कर दिया होता तो वो आज जिंदा होती। एक मामूली सी जान नहीं बचा सकते तो क्या फायदा इस अस्पताल का? ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ सारे उपकरण नहीं हैं और उसके बिना। चुप, एकदम चुप। तुमने मेरी बीवी को मारा है, उसकी हत्या की है। तुम जैसे हत्यारे को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। भोजा ने टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और डॉक्टर के पेट में घुसा दिया। डॉक्टर जोर से चिल्लाया। मेरी बीवी भी इसी तरह चिल्ला रही थी। मैं तुम्हें उसी के पास भेज रहा हूँ। ऊपर जाकर उससे माफी मांगो। अगर उसने माफ कर दिया तो ठीक है, वरना इसी तरह नरक में सड़ते रहो। ने एक और बार डॉक्टर के पेट में वार किया। डॉक्टर चिल्ला के तड़प तड़प कर मर गया। भोजा चाकू वहीं फेंककर क्लिनिक का दरवाजा बंद करके चला गया। भोजा थका हारा अपने घर आया और रोता रहा। बाहर बहुत तूफानी बारिश होने लगी। अचानक से किसी ने भोजा के घर का दरवाजा खटखटाया। भोजा डर गया। इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं पुलिस को तो पता नहीं चल गया? नहीं, पुलिस को कैसे पता चल सकता है? अभी तो रात है। अचानक से एक और बार किसी ने भोजा के घर का दरवाजा खटखटाया। भोजा ने बाहर जाकर देखा, एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा छाते के नीचे छिपा हुआ था। कौन है भाई? क्या चाहिए? भोजा आप ही है? मैं ही हूँ। आप कौन? मुझे आपकी बीवी ने भेजा है आपसे मिलने के लिए। ये क्या बात कर रहे हो? मेरी बीवी मर चुकी है, वो तुम्हें कैसे भेज सकती है? आपने ही तो मुझे आपकी बीवी के पास माफी मांगने के लिए भेजा था ना, तो मैं उसका जवाब लेकर आया हूँ। भोजा डर गया। उस आदमी ने छाता नीचे किया और अंदर आने लगा। भोजा ने देखा कि वो डॉक्टर था जो उसके घर आया था। उसके पेट पर वो 2 चाकू के निशान वैसे ही थे। डॉक्टर साहब, तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हें मारा था, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मेरी कोई गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे मारा। अब मैं इसका बदला लेने आया हूँ। भोजा डर कर घर में भागने लगा। डॉक्टर भी उसके पीछे गया। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी ऊपर जाकर मैंने तुम्हारी बीवी से बात की, उसे तुम्हारी हरकत के बारे में बताया, उससे माफी भी मांगी, पर उसने मुझे कहा कि भोजा को उसकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक भूत हो। डॉक्टर भोजा की तरफ आने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। डॉक्टर ने अपना छाता खोला तो उसमें से बहुत सारे इंजेक्शन नीचे गिरे जो खून से भरे हुए थे। अभी तुम्हारे इस गंदे और गलत दिमाग का इलाज करता हूं मैं। तुम्हारी बीवी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूं। नहीं नहीं, मुझे माफ करो। डॉक्टर ने नीचे पड़े हुए इंजेक्शन में से एक इंजेक्शन उठाया और भोजा के गले में घुसा दिया। डॉक्टर ने पूरा खून उसके गले में छोड़ दिया और इंजेक्शन वापस नहीं निकाला। भोजा दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और नीचे गिरने लगा। जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन मारा, भोजा की वो जगह नीली पड़ गई। एक एक करके डॉक्टर ने सारे इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिए। भोजा का पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ गया और नीचे गिरकर थर-थर कांपने लगा। भोजा को ऐसा देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो रहा था
उसके बाद डॉक्टर ने वही चाकू निकाला जिससे उसकी हत्या हुई थी। उसने वो चाकू भोजा के पेट में घुसा दिया और उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दी। भोजा दर्द के मारे चिल्लाने लगा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। आज के बाद अगर किसी ने डॉक्टर पर बिना वजह हाथ उठाया तो मैं उसका इलाज इसी तरह से करूंगा। भोजा, चलो अपनी बीवी के पास, वो तुम्हें मिलने के लिए तरस रही है। डॉक्टर ने भोजा की लाश को उठाया और वहां से निकल गया। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अजय, जल्दी से कुछ करो। तभी एक पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं थे, फिर ये सब कब हुआ? अजय, अजय, ये घर ठीक नहीं है। पर क्या वो लोग भाग पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। आज अजय और मीरा अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे, जो उन्हें उनके डीलर दोस्त रमेश ने दिलवाया था। थैंक यू सो मच रमेश, तूने इतना बढ़िया घर इतने सस्ते में दिला दिया। अरे अजय, दोस्त को थैंक यू बोल रहा है, पागल है क्या? नहीं, पर सच में यार, तूने हमारी बहुत बड़ी टेंशन खत्म कर दी। अच्छा चलो, आप लोग आराम करो, मैं चलता हूं। रमेश चला गया और अजय और मीरा टीवी देखने लगे। टीवी देखकर उन्होंने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। मीरा, ये घर कितना शांत और सुकून से भरा है ना? हाँ बिल्कुल, रमेश भाई साहब ने वाकई बहुत अच्छा घर दिला दिया। दोनों बिस्तर पर लेटे अभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें टीवी की आवाज सुनाई दी। अरे, हमने टीवी तो बंद कर दिया था ना? हो सकता है भूल गए होंगे। रुको, मैं देखता हूँ। अजय उठकर लिविंग रूम में गया, जहाँ टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि टीवी चालू है, लेकिन उसे याद था कि उसने इसे बंद किया था। उसने रिमोट से टीवी दोबारा बंद किया और वापस बेडरूम में लौट आया। पता नहीं अपने आप कैसे ऑन हो गया। हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल ग्लिच होगा। चलो आप सो जाओ। दोनों फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से टीवी की आवाज सुनाई देने लगी। अजय फिर से उठकर लिविंग रूम में गया। इस बार जब उसने टीवी बंद करने की कोशिश की तो टीवी अपने आप फिर से चालू हो गया। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। टीवी पर बहुत सारे चैनल अपने आप बदलने लगे और स्क्रीन पर अजीब अजीब तस्वीरें आने लगी। ये क्या हो रहा है? टीवी बंद नहीं हो रहा है, और ये देखो टीवी पर आ क्या रहा है? तभी अचानक टीवी से एक बहुत ही डरावनी आवाज आई और अजय ने घबराकर टीवी का प्लग ही निकाल दिया और तब जाकर टीवी बंद हुआ। वो दोनों सहमे हुए तेजी से कमरे में लौट आए। दोनों बिस्तर पर लेट गए, लेकिन एक अजीब सा डर उनके दिल में बैठ चुका था। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने पाया कि अजय बिस्तर पर नहीं है। उसने अजय को आवाज दी तो बाथरूम से उसकी आवाज आई, मैं बाथरूम में हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, लेकिन अजय बाथरूम से बाहर नहीं आया, बल्कि वो कमरे के बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। तुम बाहर से कैसे आ रहे हो? तुम तो बाथरूम में थे ना? क्या बकवास कर रही हो मीरा, मैं तो अभी नीचे से आया हूँ। मीरा का गला सूख गया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद वो लोग फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठ गए। दोनों ने नाश्ता खत्म किया और पड़ोसियों से मिलने पहुंचे। नमस्ते, हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, आप आइए हमारे घर। ना, माफ कीजिए, आज बहुत काम है। अजय और मीरा को उनका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उन्होंने उसे इग्नोर किया और दूसरे पड़ोसी के पास चले गए। नमस्ते, हम आपके नए पड़ोसी हैं, चाय पीने आइएगा, इसी बहाने जान पहचान भी हो जाएगी।
जी जी जरूर, पर अभी तो मैं बैंक जा रहा हूँ। अजय और मीरा को ये थोड़ा अजीब लगा। लगातार सभी पड़ोसी कोई ना कोई बहाना बना रहे थे और वो बहाने भी बिल्कुल बनावटी लग रहे थे। क्या ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों ने इस बात को नजरअंदाज किया। फिर अजय घर के लिए एक काम वाली ढूंढ कर लाया। ये घर? हाँ, ये घर। ऐसे क्यों चौंक रही हो? काम वाले की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। अचानक वो पीछे हटने लगी। मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ? क्यों नहीं? मुझे जाने दो, मैं कहीं और काम कर लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं। पर क्यों? तुम बताओ तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? काम वाली कुछ नहीं बोली, बस डर के मारे भागती चली गई। जाते जाते वो बस एक ही बात बुदबुदा रही थी। न जाने ये लोग इस घर में कैसे रह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये सब क्या हो रहा है? इस घर में ऐसा क्या है जिससे सब डर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे भी कुछ अजीब महसूस होने लगा है। उसी रात की बात है। वो लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या करना चाहिए। दोनों हॉल में कुछ काम कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। तभी उनके कानों में एक तेज और साफ आवाज गूंजी। मम्मी, पापा। अजय, ये किसकी आवाज थी? पता नहीं, चलो देखते हैं। दोनों घबराते हुए तुरंत अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों हैरान थे, पर उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। और तभी अचानक घर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। अजय लाइट चेक करने लगा। अजय, ये क्या हो रहा है? लाइट्स ऐसे क्यों कर रही हैं? ये लाइट्स ब्लिंक क्यों कर रही हैं? मैं देख रहा हूँ, शायद कोई फॉल्ट हो गया होगा। अजय लाइट ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक ही पल में लाइट वापस आ गई, लेकिन जैसे ही लाइट आई, दोनों के होश उड़ गए। उनके कमरे का हाल पूरी तरह से बदल चुका था। बिस्तर उल्टा पड़ा हुआ था, अलमारी गिर चुकी थी और कुर्सियां टूटी पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ? हम तो यहीं पर थे। फिर ये सब हुआ कब? अजय, ये घर ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चलो यहाँ से। अजय और मीरा अब हद से ज्यादा घबरा चुके थे। वो तुरंत घर से बाहर भागे। चलो मीरा, जल्दी भागो। इस घर में हम और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक लोगों के रोने की आवाज आने लगी। उनकी सांसें थम गई और दोनों चीखने लगे। वो लोग जैसे तैसे घर से बाहर आए। दोनों पास के घरों की ओर भागे और एक पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? भाई साहब, हमारे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है वहाँ। अरे आपने वो घर लिया ही क्यों? आपको पता नहीं है क्या कि वो घर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है? उसे शैतान का घर कहा जाता है। वहाँ कोई नहीं रह सकता। आपके डीलर ने आपको बताया नहीं क्या? अजय ने तुरंत रमेश को फोन लगाया, लेकिन फोन उसके असिस्टेंट ने उठाया। अजय ने उसे पूरी बात बताई और रमेश से बात कराने को कहा, लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, उससे अजय का खून खौल उठा। सर, रमेश सर तो अभी एक मीटिंग में हैं, पर उनको इस घर के बारे में सब पता था। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया, ये तो मुझे नहीं पता। ये सुनकर अजय और मीरा को समझ में आ गया कि रमेश ने जानबूझकर उन्हें इस घर में फंसाया था। लेकिन क्यों? यही जानने के लिए वो दोनों रमेश के घर की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ताकत ने उन्हें अंदर वापस खींच लिया। नहीं! और उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी हुई। ऐसा लगा जैसे सामने कोई मशाल लिए खड़ा है। अजय और मीरा ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अजय, कुछ करो। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खुल जा। लेकिन इतने में वो मशाल उन तक पहुंच गई। वो किसी के हाथ में नहीं, बल्कि हवा में थी। अजय और मीरा कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मशाल अचानक जमीन पर गिर पड़ी और फ्लोर पर आग लग गई। धीरे धीरे आग पूरे घर में फैल गई।
अजय और मीरा ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। कुछ देर उनकी चीखें हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया और वो घर फिर पहले जैसा हो गया, एक नए शिकार के लिए तैयार।